वेलकम टू सर्ववृक्ष। मैं ऋषिकेश एक नए आइडिया के साथ हम हमारे चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट ऐड करने जा रहे हैं जिसमें हम NCERT 11th और 12th केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 11th के वेरी फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री को ही डिफ़ाइन कर दूं। तो केमिस्ट्री जो है एक साइंस की ही ब्रांच है जो कि मटेरियल्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर और रिएक्शन की स्टडी करता है। जो केमिस्ट्री है वो हमारी डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं, जैसे कर्ड फॉर्मेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, फिर जो आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरीज़ है, लिथियम आयन बैटरी, आपकी जो हैंड रिस्ट वॉच की जो बैटरीज़ हैं, सेल हैं, इन सब में भी क्या है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। और अगर हम बात करें नेचर से, तो जो आप प्लांट्स को देख रहे हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो भी केमिस्ट्री का एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री की। तो आपने सुना होगा पारस पत्थर के बारे में, जो कि किसी मेटल को गोल्ड में टच करने से गोल्ड में कन्वर्ट कर देता था। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक आइडिया वहीं से किसी के पास मतलब या जो आइडिया होगा केमिस्ट्री वाला, मतलब उसी वक्त से इसका लोगों को नॉलेज हुआ करता होगा, बट उतना लेवल नहीं होगा उसका। हमारे एंशियंट इंडिया में भी केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया, रस विद्या के नाम से जाना जाता है। इनमें मेटलर्जी, मेडिसिन्स, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स की बात करें, ग्लास, डाइस, ये सब इंक्लूड होते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बताते हैं कि वहाँ पर भी पॉटरीज़ का यूज़ हुआ करता था, जो ग्लास हुआ करते थे, ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे मेटल के, वहाँ पर गोल्ड सिल्वर का यूज़ हुआ करता था। तो मतलब गोल्ड सिल्वर का यूज़ हुआ करता था, मतलब वो लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस, इन सब के बारे में नॉलेज रखते थे। जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें जिप्सम सीमेंट का एविडेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट के ट्रेसेस मिले हैं, सैंड, लाइम, ये सब वहाँ पर मिले हैं। उन लोगों ने कॉपर की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए टिन का और आर्सेनिक का यूज़ किया है, मतलब वो अलॉय फॉर्मेशन की टेक्निक को भी जानते थे। वो लोग आयरन और कॉपर की एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को भी काफ़ी अच्छे से जानते थे। केमिस्ट्री का एविडेंस हमें ऋग्वेद से भी मिलता है कि क्योंकि उसमें टैनिंग ऑफ लेदर और डाइंग ऑफ कॉटन के बारे में बताया गया है। जो हमारे वैदिक लिटरेचर्स उनमें भी केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं हमें जिक्र मिल ही जाता है। जैसे सुश्रुत संहिता है तो उसमें अल्कलीज का इम्पोर्टेंस बताया गया है। जो चरक संहिता है उसमें आपको सल्फ्रिक एसिड की प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, टिन और जिंक, सल्फेट्स ऑफ कार्बन, जिंक, कार्बोनेट्स के बारे में वहाँ पर आपको एविडेंस मिल जाएगा। और रसोपनिषद में भी गन पाउडर की प्रिपरेशन को बताया गया। गन पाउडर क्या होता है, जो हमारे जो फायर आर्म्स होते हैं उनमें गन पाउडर का यूज़ होता है। तो रसोपनिषद में इसके बारे में भी बताया गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज लेवल काफ़ी हाई हुआ करता था उस टाइम पर भी, क्योंकि जो गन पाउडर होता है वो सल्फ़र, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। इसमें मरकरी भी यूज़ होता है, कैम्फर भी यूज़ होता है। नाउ डेज कैम्फर यूज़ नहीं होता है, बट एट दैट टाइम उन लोगों ने इसका यूज़ किया था। केमिस्ट्री में ही नागार्जुन का नाम काफ़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। वो एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट है जो कि मेटलर्जिस्ट भी है, एक अल्केमिस्ट है, एक मेटलर्जिस्ट है। उन्हीं का वर्क है रस रत्नाकर, जो कि फॉर्मेशन ऑफ मर्करी कंपाउंड से डील करता है। ठीक है, उन्होंने बहुत सी मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन बताई है मेटल्स की, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और टिन है। और उन्होंने ही जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में टेक्निक्स होती है और जो चीज़ें यूज़ होती है, जैसे फर्नेस है, ओवन्स है, क्रूसिबल्स हैं, इन सब का उसमें उन्होंने यूज़ बताया है। आजकल हम अपनी लैब में जो फ्लेम टेस्ट का यूज़ करते हैं तो मेटल का डिटेक्शन के लिए, कौन सा मेटल होगा फ्लेम टेस्ट का, वो उस टाइम पे उन्होंने डिस्क्राइब की है अपनी बुक में। चक्रपाणी ने ही मर्क्यूरी सल्फाइड का डिस्कवरी की है, और सोप का इन्वेंशन भी का क्रेडिट भी चक्रपाणी को ही जाता है। उन्होंने उस टाइम पे मस्टर्ड ऑयल का और अल्कलीज का यूज़ किया था सोप को प्रिपेयर करने के लिए। 18th सेंचुरी में
जो है सोप के प्रिपरेशन के लिए ऑयल ऑफ इरांडा और महुआ प्लांट के सीड्स को और कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता था। जो आपने देखी होगी जो अजंता एलोरा में जो गुफाएं हैं, वहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं उनके कलर आज भी बिल्कुल नई की तरह दिखते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे उनके पास जो साइंस का नॉलेज हुआ करता होगा काफ़ी हाई लेवल का हुआ करता था। वराहमिहिर की जो बृहद संहिता है, एक टाइप की इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें बताया जाता है कि कुछ मतलब ग्लूटोनियस मटेरियल का प्रिपरेशन जो कि वॉल्स पे और रूफ्स पर और टेम्पल्स के रूफ्स पर लगाने के काम में आया करता था, कि उसकी प्रिपरेशन के बारे में भी वराहमिहिर की बृहद संहिता में बताया गया है। और वो जो ग्लूटोनियस मटेरियल हुआ करता था वो कम्प्लीटली नेचुरल होता था। मतलब वो किससे, मतलब प्लांट्स, फ्रूट्स से, सीड्स से, बार्क ऑफ ट्रीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो वो पहले कंसंट्रेशन किया करते थे, बॉइलिंग से, एंड देन फिर उसको अलग अलग रेसिन्स से ट्रीट करते थे उसके परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए। हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ केमिस्ट्री के तौर पे हमें कई सारे लिटरेचर्स भी हमारे पास, जैसे अथर्ववेद है जिसमें डाई स्टफ़ का और टर्मरिक का, सनफ्लावर, मदार और पिमेंट, इन सब का, लाख का यूज़। लाख क्या होता है, आपने देखा होगा, लाख की चूड़ियाँ बनती है और उसको एज ए सील भी यूज़ किया जाता था पहले। तो उसका भी ये सब भी मेंशन है कहाँ पर, अथर्ववेद में। जो वराहमिहिर की बृहद संहिता है उसमें परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स के बारे में भी बताया गया है। गंधायुक्ली में भी माउथ परफ्यूम्स के बारे में, बाथ पाउडर्स, इंसेंस, टैल्कम पाउडर, सेंट्स, इन सब के बारे में बताया गया है। जो हमारे वेद हैं और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उनमें डिफरेंट टाइप्स के लिक्वर्स के बारे में बताया गया है। चरक संहिता भी इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती है, जो लिक्वर्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जैसे बार्क ऑफ प्लांट हुआ, स्टेम हुआ, फ्लावर्स, लीव्स है, वुड्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, शुगर केन और आचार्य कंद है जिनको कश्यप नाम से भी जाना जाता है। 600 BC में उनका बर्थ हुआ था। उनको सबसे पहले उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उन्होंने कहा था कि सबसे स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल होता है जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, जो कि हम आज के एटम से कंपेयर कर सकते हैं। कश्यप के अकॉर्डिंग ही वो क्या था कि जो ऑल द पार्टिकल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी किससे, परमाणु से बनते हैं। स्मॉलर सबसे छोटी यूनिट से बनते हैं, परमाणु से, जिसको अब हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और उनका कहना था कि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्फेरिकल होता है, सुप्रा सेंसिबल होता है, ठीक है, और उसकी ओरिजिनल स्टेट में वो मोशन में भी होता है और उससे हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। और जो आचार्य कंद थे, इन्होंने ये थ्योरी जो है एटॉमिक थ्योरी इनकी, जॉन डाल्टन की थ्योरी से भी 2500 ईयर्स पहले इतना बता दिया था। आप सोच सकते हैं कि उनका जो नॉलेज लेवल होता है वो कितना हाई होता है। उन्होंने वहाँ पर उनके इंट्रैक्शन के बारे में भी बात की है। चरक संहिता में भी जो ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक है इंडिया में, तो वो भी ट्रीटमेंट, जो डिसीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में उसमें आपको मिलेगा। जो मेटल्स की भस्म होती है, ठीक है, उनके एप्लीकेशन के बारे में भी चरक संहिता में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आजकल बताया गया कि जो भस्म हो होते हैं वो क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, किसके, मेटल्स के। जो आज की मॉडर्न साइंस है उस भस्म को क्या बोलती है कि उसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं मेटल्स के। और उसी के बाद यूरोपियन साइंटिस्ट जो है वो इंडिया में आए और उन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी। तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो कि इंडिया से रिलेटेड था। अब हम थोड़ा मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न केमिस्ट्री जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एटम का वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैटर का वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री को क्या बोला जाता है, साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है साइंस में। और हम बोल सकते हैं कि जितनी भी ब्रांचेस है साइंस की,
उन सब में केमिस्ट्री हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर एरिया में आपको उसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, चाहे वो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन हो, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हो जिसमें सिलिकॉन चिप्स और जो उसका हार्डवेयर मेटल वगैरह है ये सब यूज होता है, उसके लिए भी केमिस्ट्री ज़रूरी है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन होता है फर्टिलाइज़र्स का, अल्कलीज़ का, एसिड सॉल्ट्स, पॉलीमर्स का, ड्रग्स, ये सब भी केमिस्ट्री से ही पॉसिबल है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो कोई सी भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, अगर वहाँ पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। मतलब अगर केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हर इंडस्ट्री में है, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो। जो फार्मास्यूटिकल ब्रांच है वो भी केमिस्ट्री से टोटली रिलेटेड है। तो जो ड्रग्स का, नई नई ड्रग्स का इन्वेंशन हो रहा है तो उन सब में भी केमिस्ट्री है। सिस्प्लेटिन है और टेक्सोल है। ठीक है, तो ये सब ड्रग्स जो हैं ये केमिस्ट्री के कारण ही पॉसिबल है। और ये सिस्प्लेटिन और टेक्सोल है ये कैंसर थेरेपी में काम में आता है। ठीक है, एक और ड्रग होती है AZT जिसको हम बोलते हैं एजिडोथाइमेडाइन, ये एड्स पेशेंट के लिए हेल्पफुल होती है। ऐसा बोला जाता है कि जो कंट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है वो उस कंट्री में कितना सल्फ्रिक एसिड यूज़ हो रहा है इससे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका यूज़ हर जगह होता है। नाउडेज जो केमिस्ट्री है उसको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब साइंटिस्ट जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो भी रिसर्च हो रही है वो सब इको फ्रेंडली हो ऐसी कोशिश की जाती है। क्योंकि जैसे अगर बात करें कि जो हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं और AC वगैरह में जो से गैस निकलती है, जो CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये क्या करती है, ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है। तो इनके भी ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूट निकाले जा रहे हैं ताकि वो सब चीज़ें इको फ्रेंडली हो सकें। फिर जो इवैल्यूएशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है वो भी हमारे अर्थ के टेम्परेचर लगातार बढ़ा रहा है, उससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो जितनी भी स्मोक वगैरह है जो इंडस्ट्रीज से निकल रहा है उसको पहले ट्रीट किया जाता है और फिर ऐसे मतलब टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम इवॉल्व हो। तो इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। फिर हम नेचर ऑफ मैटर और इसका आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।